हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती है जो कि इतनी ज़्यादा खौफनाक होती है या फिर कुछ ऐसी विचित्र चीज़ें उसके अंदर हो जाती है कि उन पे मूवीज़ बन जाती है। जैसे एनाबेल, वो जो डॉल है उस वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी बोली कहानी कि उसके ऊपर मूवी बना दी गई थी। पूरी सीरीज़ है अब उसके ऊपर। एंड गैस, कॉन्जरिंग यूनिवर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, सारी की सारी मूवीज़ हिट है उसकी, हर एक कहानी खौफनाक। लेकिन वो सारी चीज़ों के अंत में एक चीज़ दिखाई जाती है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। मतलब ये सारी कहानियाँ जो उस मूवी में दिखाई जाती है वो सब सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित होती है। अब सोचिए ना, जब वो मूवी देखकर इतना ज़्यादा डर लगता है तो जिसके साथ वो हकीकत में हुआ रहेगा उसके ऊपर क्या बीतती रहेगी। ऐसी ही एक कहानी आज है मेरे पास, द ब्लैक मॉन्क ऑफ पॉन्टेफ्रेक्ट। इसके ऊपर भी एक मूवी बनी थी, बहुत अमेजिंग सी, और इस मूवी का नाम था व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। बहुत ही ज़्यादा हॉरर मूवी है। लेकिन गाइस, वो जो हॉरर मूवी है ना, वो 2-2.5 घंटे की मूवी है। ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा टाइम किसके पास है, लेकिन जो रियलिटी है वो भी शायद इतनी नहीं बताई गई है। सब कुछ है, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ है, जो असली हॉरर स्टोरी है, आज वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो गाइस, आज की ये जो कहानी है ये सिर्फ हॉरर ही नहीं दिखाती, अपने साथ साथ रियल बेस्ड इंसिडेंट्स भी दिखाती है। ये जो कहानी है, अगर ये सारी चीज़ रियल बेस्ड इंसिडेंट्स है तो ऑफकोर्स जो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो भूतों में नहीं मानते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि शायद उनकी जगह नहीं है इस दुनिया में, तो आपके पास भी एक मौका होगा इस कहानी में ये जानने के लिए कि अगर भूत नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में एक साधारण सा घर था जहाँ पे एक परिवार आया था रहने के लिए। एंड ये घर में वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करता है जो कि आप क्या मैं भी कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि हम सिर्फ सुन सकते हैं, हम सिर्फ देख सकते हैं, उन्होंने हकीकत में वो सब झेला है। और सबसे अजीब सी बात ऐसी थी कि इस घर के किनारों में नहीं, बट इस घर के दीवारों में कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई थी जो कि इस घर को बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही थी, इस घर को बहुत ज़्यादा खौफ में लपेट रही थी हर समय। और आज ये कहानी उस पर ही होने वाली है। और ये एंटिटी जो भी था उसको कहते थे द ब्लैक मॉन्क। ये कहानी 1970 की दशक की है, जब एक प्रिचर्ड नाम की फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट हो रही थी। ये घर उनके सपनों के महल से कम नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उनको हर एक चीज़ मिल रही थी। एक शांत भरा स्वभाव पूरे एनवायरनमेंट का उनको मिल रहा था, वहाँ पे अच्छे नेबर्स उनको मिल रहे थे, घर पे अच्छा खासा स्पेस उन लोगों को मिल रहा था, मतलब एवरीथिंग वाज परफेक्ट। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था एक चीज़, कि वो यहाँ पे अकेले नहीं रहने वाले हैं, कोई और भी है जो उनके अलावा यहाँ पे भटकने वाला है आधी रातों को। उनको ये भी नहीं पता था कि कुछ समय बाद ये उनका आलीशान सा महल जैसा, सपनों जैसा महल जैसा घर कब्रिस्तान में बदलने वाला है। और आज इसी के बारे में पूरी कहानी में बताऊंगा। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। प्रिचर्ड फैमिली जो कि अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी, एंड उस घर का नाम था 30 ईस्ट ड्राइव। ये घर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लाइक इस घर में सब चीज़ें एकदम परफेक्ट थी। घर में रहने वाले थे 3 लोग, जीन, जो और डियन। जो था उसकी एक अच्छी खासी नौकरी थी, काफ़ी स्टेबल जॉब था, एंड ही वॉज अर्निंग प्रीटी गुड। उसकी जो पत्नी थी जीन, शी वॉज अ हाउस वाइफ, एंड वो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला करती थी। एंड उनकी एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम था डियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस किस्म की लड़की थी। उसको हर चीज़ पर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद था, एकदम शांत स्वभाव की लड़की थी। एवरीथिंग वाज रियली वेरी गुड। जैसे वो लोग उस घर में आए, उन्होंने अपने बॉक्सेस अनपैक कर लिए, आसपास जाके नेबर से बातचीत कर लिया कि हम लोग नए नए आए हैं यहाँ पे रहने के लिए, आओ हमको मिला करो, क्या क्या है आसपास ज़रा बताओ, सुपरमार्केट्स वगैरह सब कुछ उनको पता चल गया। अब वो लोग एक रात यहाँ पे बिता देते हैं, एंड अगले दिन डियन अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। रेडी होते होते वो नीचे आती है, और निकलने से पहले वो जीन के पास जाती है और कहती है कि माँ, मेरे कमरे में ना जब रात को मैं सो रही थी उस समय मैंने सुना कि दीवार से कोई तो ठोक रहा था। लाइक मुझे नॉक सुनाई दी 2 बार, एंड मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा वो वाली चीज़, तो मैंने सोचा मैं आपको आके बता दूँ। जीन ने ये वाली बात हंसी में उड़ा दी और कहा कि तुम ना बहुत ज़्यादा सोचती हो चीज़ों के बारे में, नया नया घर है, हो सकता है हवाएं चल रही होगी, कुछ चीज़ें इधर उधर गिर गई होगी गलती से, तो तुमको ऐसा लग रहा होगा। एंड फिर उसके बाद डियन वहाँ से चले गई। लेकिन जीन जिसने उसको एक तसल्ली दी थी, वो असल में सिर्फ एक झूठी तसल्ली उसके अपने आप के लिए थी। उसको भी शक हो रहा था थोड़ा थोड़ा। अब आती है अगली रात। अगली रात को फिर से एक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है डियन को। डियन जाती है अपने पिता के कमरे में और जाके कहती है, मुझे अपने कमरे में किसी की तो आहट महसूस हो रही है, कोई आके दीवारों में ठोक के चले जा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो इर्द गिर्द है। उसके पिता जाते हैं ऊपर और जाके जो चेक करता है सब कुछ, वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, और वो कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। फिर जैसे ही वो चेक करके उठता है और पलटता है वापस जाने के लिए, उसके पीठ के पीछे से उसी दीवार से
ठोकने की आवाज़ आती है। जो अभी मुस्कुराता है और कहता है कुछ नहीं है, इट्स अ कोइंसिडेंस, और वो ऐसे ही बोल के निकल जाता है वहाँ से बाहर। फिर अगले कुछ दिनों में वो जो नॉक्स थी, वो जो दस्तकें थी, वो भी आहट में बदल रही थी, फुटस्टेप्स में तब्दील हो रही थी, कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लग रही थी। सीढ़ियों पर ऐसा लग रहा था कोई बार बार भाग भाग के चले जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि घर में कोई इधर से उधर दौड़ रहा है, जबकि वहाँ पे कोई होता नहीं था। जब डियान घर पर भी नहीं होती थी, स्कूल गई हुई होती थी, तभी भी जीन को ऐसा महसूस होता था कि घर में कोई तो दौड़ रहा है, कोई तो इधर उधर देख रहा है। अभी एक बार की बात है जब डियान जाती है जीन के पास और कहती है कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो मुझे हर वक्त देखता रहता है, इस घर में हर वक्त कोई ना कोई मुझे देख रहा है। आप लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, फिर भी मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। उसके बाद जीन एकदम कस के गले लगा लेती है डियान को, मुस्कुराते हुए, लेकिन वहीं पे जीन भी सेम ही महसूस कर रही थी। अब ये वही दिन की बात है जब जीन ने उसको गले लगाया एंड उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ इस घर में। हम लोगों ने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, बट स्टिल हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। शाम का वक्त हो गया, डियान वापस से घर लौट आई। अभी ये लोग ना काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अभी चीज़ें थोड़ी सॉर्ट हो रही है, ठीक हो रही है। सोने का समय हो गया, सब लोग सो रहे थे। अब अचानक से डियान चिल्लाते हुए, रोते हुए, चीखते हुए उसके कमरे से नीचे उतरती है। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। जीन और जो आके अब उसे शांत करा रहे थे। फिर उसके बाद जो ने पूछा हुआ क्या है। फिर डियान कहती है कि मेरे कमरे में कोई तो है। फिर उसका जो ऊपर जाके देखता है तो ऊपर कुछ भी नहीं मिलता है। वापस से ऊपर कुछ नहीं मिल रहा था, सब वैसा का वैसा ही है, एकदम कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है उसको। अब जैसे ही सब लोग एक साथ सोने के लिए गए तो सब ने सुना कि डियान के कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ना हवाएं चल रही थी, ना कोई खिड़की खुली थी, सिर्फ दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। और धीरे धीरे करके ना ये सवाल सबको खाया जा रहा था कि जिस चीज़ को हम लोग खाली कोइंसिडेंस समझ रहे थे, वो भी हकीकत में होने लग रही है हम सब लोग के साथ में। फिर उस समय ना अगले ही दिन, अगली ही सुबह डियान आती है जीन के पास और कहती है कि आज से ना हम लोग साथ में ही सोया करेंगे, मुझे अकेले नहीं सोना, मुझे डर लगा। और आज शाम को ही ना मैं अपना होमवर्क वगैरह ख़त्म करने के बाद सारा सामान आप लोग के कमरे में लेके आ जाऊँगी। जीन कहती है ठीक है बेटा, आ जाना, हमारे साथ आके सो जाना। अब हुआ यूँ कि डियान गई अपने कमरे में और जाके होमवर्क के लिए अपना बैग खोल रही थी, और उसी समय उसके एकदम ठीक पीछे से उसके अलमारी का जो चाबी था, वो चाबी के धीरे से खुलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई तो उसकी अलमारी खोलना चाहता है। और जैसे ही डियान पीछे मुड़ी और ऊपर की तरफ देखी तो दरवाजे के ठीक बाजू में एक काला रंग का शैतान खड़ा था, काले कलर के लिबास में, काला कपड़ा उसने अपने सर पे ढका हुआ था। डियान वो देखकर वहीं पर बेहोश हो गई। जैसे ही जो और जीन डियान को देखने आए, उन्होंने देखा वो अपने बेड के पास बेहोश पड़ी है। उन्होंने उसे उठाकर अपने कमरे में लिटाया और फिर वो झटके से उठी और बोली, मैं आज रात नहीं सो सकती, वरना वो मुझे मार देगा। जो और जीन बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद बीच रात में सब लोग सोए हुए थे। जीन सो रही थी, लेकिन उसको फिर भी ना नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी सी लग रही थी। अब अचानक से उसी के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और ये अच्छे से देख सकती थी कि कमरे के बाहर क्या हो रहा है। फिर उसने देखा एक काले से लिबास में एक शैतान खड़ा है और वो बाहर से किसी छोटी सी बच्ची को घसीटते हुए बाहर लेके जा रहा है। और उसी समय उसके बाजू से वो झटके से उठी और जोर जोर का चिल्लाने लग गई, रोने लग गई और कहने लग गई, मम्मा प्लीज़ उसे बोलो, मुझे छोड़ दे। ये सब कुछ सुनने के बाद, देखने के बाद, अब जो और जीन दोनों ने मिलकर ये ठान लिया था कि हम आज रात भर डियान के साथ जागेंगे, क्योंकि अब ये घर बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था। प्रिचर्ड फैमिली ने अगले दिन हेल्प बुलाई। जितने भी आसपास नेबर्स थे या फिर कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन सबको बुलाया। उन सब से पूछने लग गए कि क्या इस घर में कोई चीज़ आपको ऐसी पता है जो हमें नहीं पता, या फिर आने से पहले हमें पता होनी चाहिए थी। तो नेबर्स कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर तो कर रहे थे कि हाँ, हमें बाहर से आने के लिए डर लगता है वगैरह, एंड ऑल्सो हमको और भी बहुत सारी चीज़ें पता है। और उसी वक्त एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने उनको बीच में रोका और कहा, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए जानने के लिए कि ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कि ये एक पोल्टरगाइस्ट है। गाइस, पोल्टरगाइस्ट का मतलब ये होता है जब एक पैरानॉर्मल एंटिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एक डिस्ट्रक्शन लेवल का वो अपने पास पावर रखती है एंड बहुत ज़्यादा किसी से अटैच्ड होकर उसको डिस्ट्रक्शन में तब्दील कर सकती है।
और यही चीज़ उनको लग रही थी कि वो जो पॉल्टरगाइस्ट है वो डीएन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है। और उसी समय उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने पूरे घर में रिकॉर्डर्स रख दिए, कैमराज वहाँ पे फिट कर दिए, और उसी रात को बहुत सारे बैंग सुनाई दिए थे उन कैमरा से। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने रिकॉर्ड किया और कई बार चीज़ें आसपास हिलने लग रही थी। एक बार तो एक रिकॉर्डिंग में ये भी आया था कि एक चेयर हिली उस कैमरे के सामने। ये सब कुछ देखकर वो पूरा परिवार एकदम कांप चुका था। जैसे जैसे ये सारी चीज़ें हो रही थी, हर कोई और ज़्यादा सहमा जा रहा था। जो डीएन थी वो और ज़्यादा कमज़ोर हुए जा रही थी। अभी ना वो स्कूल जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में बैठी हुई रहती थी हर रोज़, और उसको नाइटमेयर्स भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा। उसकी जो माँ थी उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें क्या है, ये मेरी बेटी के दिमाग में या हमारे दिमाग में, इज़ इट साइकोलॉजिकल और इट इज़ पैरानॉर्मल। और एक चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता था कि वो जो पॉल्टरगाइस्ट है वो डीएन से अटैच्ड हो चुका है। अब ये एक दिन की बात है जब नेबर्स उनके घर पे आते हैं प्रिचर्ड फैमिली के पास, और आके कहते हैं कि उस समय वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने हमें कुछ ज़्यादा कहने नहीं दिए थे, लेकिन आज हमारे पास एक कहानी है जो हमें याद आई है। ऐसा बताया जाता है कि सेंचुरीज पहले आपके इस घर के जगह पर एक आश्रम हुआ करता था, और वहाँ पे एक मॉन्क रहा करता था जिसने कुछ गलत काम किए थे। उस वजह से जो बाकी मॉन्क की कम्युनिटी थी उन्होंने उस वाले मॉन्क को सज़ा दी थी कि उसे खाना नहीं देते थे, उसे पानी नहीं देते थे। ऐसा ही एक दिन वो तड़प तड़प के यहीं पर मर गया, और तब से उसने बाकी मॉन्क्स को भी यहाँ पे रहने नहीं दिया, और ये जगह बंजर हो गई, कोई भी यहाँ पे रहता नहीं था। फिर उसके बाद जब बाकी लोग यहाँ पे आके रहने लगे तब जाके पता चला वो जो मॉन्क था वो यहाँ पे आधी रात में आके भटकता था, और उसके अंदर एकदम बदले की आग है कि वो जैसे तड़प तड़प के मरा था वो बाकियों को भी वैसी ही मौत देना चाहता है। और फिर उन नेबर्स ने ये भी कहा कि वो जो भटकती हुई आत्मा है आपके घर पे, उसका एक नाम भी है, द ब्लैक मॉन्क। फैमिली ने पहले इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो शैडो साइटिंग्स होती थी, जो उन्होंने लिबास बताया था कि एक काले कलर का पूरा लिबास पहनकर वो मॉन्क हमेशा घुमा करता था, एक काले कलर की ऐसी जैसी हुडी होती है वैसा वो एक कपड़ा ओढ़ा करता था अपने सर के ऊपर, और उस समय उनको यकीन हो गया था कि डीएन के पीछे वही मॉन्क है। प्रिचर्ड फैमिली ने फिर फैसला लिया अब वो रिलीजियस हेल्प के लिए कोई प्रीस्ट को बुलाएंगे। प्रीस्ट घर आया और प्रेयर शुरू करी गई। जैसे ही प्रेयर्स इंटेंस हुई घर में केओस फैल गया। जोर की आवाजें, चिल्लाना और टेम्परेचर सडन ड्रॉप हो गया। डीएन ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी अजीब सी आवाज में बोली, ही बिलोंग्स हियर। रूम फिर एकदम साइलेंट हो गया। प्रेयर्स के बाद सब चीजें हिलना धीरे धीरे करके कम हो गई। ऑब्जेक्ट्स मूव होना थोड़ा थोड़ा करके बंद हो गए। डीएन ग्रेजुअली नॉर्मल फील करने लग गई थी। अभी वो परिवार वाले थोड़े एकदम शांत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब घर अभी ठीक हो रहा है। घर अब भी कभी कभी कोल्ड लगता था, कभी कभी स्टेयर्स पर फुटस्टेप्स सुनाई देते थे जब कोई होता नहीं था। तब ऐसा लग रहा था अभी कि वो जो एंटिटी है ना वो कहीं गई नहीं है, बस शांत हो गई है। और ऐसा लगता है कि उसको एक एक्सेप्टेंस आ गया है कि मैं इन्हें यहाँ पे जीने दूँ, और खुद भी जब तक मेरे असली मौत का दिन ना आए तब तक यहीं पर भटकता रहूं। आज सालों बाद भी उस घर के अंदर हॉन्टेड रेपुटेशन है। वो घर उस हॉन्टेड रेपुटेशन के साथ ही वहां पर खड़ा है। विजिटर्स ने आज भी स्ट्रेंज नॉक्स वहां पे देखा है, हॉन्टेड साइटिंग्स, शैडोज वहां पे देखे हैं। बहुत सारे कंप्लेंट्स भी फाइल करते रहते वो लोग उस प्रॉपर्टी ओनर को। और वो जो प्रिचर्ड फैमिली वहां पे रह रही थी डीएन के साथ, वो भी वहां से मूव कर गई थी, कहीं और पे शिफ्ट हो गई थी। जब डीएन का एक बार इंटरव्यू लिया गया था तो डीएन ने कहा था कि जब अटैक्स होते थे वो ज़्यादा स्कैरी नहीं थे। वो जो फीलिंग थी ना कि कोई आपको हर वक्त देख रहा है, वो सबसे ज़्यादा स्कैरी पार्ट था। आज भी लोग डिबेट करते हैं कि उस घर के अंदर जो कुछ भी हुआ था क्या वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या फिर इमेजिनेशन थी या फिर कोई हकीकत। असलियत में एक पॉल्टरगाइस्ट वहाँ पे रहता था। क्या है वो सच आज तक किसी को पता नहीं चला। जो भी प्रिचर्ड फैमिली कहती रही वो सब मानते गए। और मैं भी ये वाली बात मानता हूँ कि कुछ जगह ना अपनी हिस्ट्री को नहीं भूल पाती, अपने इतिहास को नहीं छोड़ पाती, और कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो अपने इलाकों को नहीं छोड़ पाती। और आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे ही किसी पुराने घर में रह रहे हो और आपके दरवाजे पर दस्तक हो तो खोलना ज़रूरी नहीं है। हर दस्तक का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। माय नेम इज़ अमान पारकर एंड मैं मिलूंगा आपको मेरे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस कहानी को। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपको कोई भी कहानी पसंद आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।